आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 2 कक्षा 7वीं का, जो कि है दादी माँ। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप सभी को पता है दादी माँ की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। तो हम ये चैप्टर आज करेंगे। बहुत ही आसान और सरल चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं। दादी माँ, मैं पढ़ूँगा, आप अच्छे से समझिएगा। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बेसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनामन सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा से प्रतिफूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी तो उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबास मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणें के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना चुकती है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वसंत बरसात और गर्मी देखने के बाद भी मैं इतना दुखी रहता हूँ। मेरे दोस्त मुझे खुश रखने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते, और पीठ पीछे मेरी बुराई भी करते हैं, चिढ़ाते भी हैं, परंतु मैं छोड़ देता हूँ कि सोचने से जाता क्या है। परंतु जब भी मैं बेबस अपनी आंखों से देखता हूँ तो मेरे सामने एक शीतल और स्वच्छ छाया मेरे आगे आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हों। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर से सिवन से बहकर आए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूँ, वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच, मतलब कुआर क्या होता है, बाढ़ वाले दिन के बीच सूरज की गर्मी में दौड़ते हुए पानी में सड़ कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर जग भरे जलाशयों में धमके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। आगान में चिड़ाऊ और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ गुड़ की पत्ती ना मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण जग बड़े जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने अच्छी लगती है मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वार है, ज्वार ज्वार हो, मतलब बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वार तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई तो उतरा रात 12 बजे के बाद। मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं कि पता नहीं कि ज्वार के दिन किसको अच्छे नहीं लगते, सबको अच्छे लगते हैं। चाहे मुझे अलग अलग मौसमों में उसकी अच्छी चीज़ ना मिले, परंतु कुआर के मौसम में, मतलब बाढ़ के मौसम में, मुझे कुआर में नहाने को तो ज़रूर मिल जाए। और जब कुआर का मौसम आता है तो सड़ी हुई चीज़ों की जो विचित्र गंध जो आती है वो उन्हें कवि को बहुत अच्छी लगती है। और बाद में उन्हें बुखार भी चढ़ जाता है और वो बुखार उतरता ही नहीं है। रजाइयों पर रजाई वो उड़ते रहते हैं, परंतु रात को 12 बजे के बाद ही वो उन्हें बुखार उतरता है।
दिन में मैं चादर लपेट कर सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतला दुबला स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी धोती, सन के सफ़ेद बालों के सिर पर साथ टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुआ, आंचल की घाट खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलाती, कभी जलाते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जार का अनुमान करती। हड्डियों में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल का झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिलाई तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधा बाहर से आकर तो नहीं चला गया। यदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती। यहाँ पे अपनी दादी का चरित्र यहाँ पे लेखक दिखाते हैं कि वो लाखों सवाल पूछती, फिर मेरी इतनी देखभाल भी करती, बार बार देखती कि इसे कितना बुखार है, दालचीनी का लेप लगाती। और अपने जो दादी माँ का चित्र उन्होंने यहाँ पे बताया है। इसके बाद दादी माँ को गवाई गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गाँव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरमा, निमोनिया तक अनुमान विश्वास के साथ सुनाते। महामारी और विष सूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार गूगल और दो सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिल्फ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अभी भी आता है। नौकरी पानी दे जाता है नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराजा अपने मन में पाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुने मिक्सचर की शीशी की टटाई से डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब वो कहते हैं जब उनकी दादी माँ नहीं रही, अब वो बड़े हो गए तो बुखार उन्हें कैसा आता है, अब उनकी सेवा कौन करता है, और जब डॉक्टर उन्हें दवाई दे के जाता है तो उनका क्या हाल होता है, इसके बारे में यहाँ पे कवि बता रहे हैं। हाँ। इसके बाद किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसनियाँ आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। भाई ना बुरा न मानना, कार परियोजना पर घर ठहरा, पर एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जान जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निक्सर में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी राम की चाची खड़ी है। सो ना हो धन्नो, रुपया माया सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरती, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगा आजकल करने, फसल दे दूंगी, फसल दे दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। मतलब अब यहाँ पे कह रहे हैं किशन भैया की शादी थी, दादी में बहुत उत्साह था। उसके बाद दादी वैसे काम तो कुछ नहीं करती थी, परंतु अगर वो अनुपस्थित रहती तो दादी बहुत ज़्यादा, सबको बुरा लगता कि दादी माँ कहाँ गई।
और उन्होंने फिर बताया कि कैसे वो धन्नो नामक एक औरत से अपने पिछले पैसे मांग रही होती है। इसके बाद दोगी मालकिन रामे की चाची रोते हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेगी तो उसे बेचारी का निरस्तर कैसे होगा। स्टार मतलब यहाँ पे कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप अच्छे से दया नहीं करेगी तो उसका कन्यादान कैसे होगा। तो हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अभिप्राय प्रसन्न को हटाने की गिरफ्त से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल चला है सामने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामे की चाची मिली। वह दादी को फूटो फलो दूध नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। फूलो फलो दूध नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विराल होकर कहा, उड़िया हो ना बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे सभी रुपये छोड़ गया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखा धन्नो, जैसे तेरी बेटी ऐसे मेरी बेटी। 10 5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो यहाँ पे दादी जी कहती है कि आप जो है 1 2 रुपए के लिए मत हो, या 10 5 रुपए के लिए आप यहाँ पे मत लड़ो। दादी माँ उसे और अपनी तरफ से पैसे दे देती है जब वो धन्नो उन्हें रास्ते में मिलती है। ये पाठ का सार है। इसके बाद है, उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना हो तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक कथा हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र प्राप्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरत ठीक करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दनान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं हंसता हुआ निकल गया जब मैंने दादी माँ से पूछा। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो अपनी बात करते हैं कि विवाह से पहले यहाँ पे औरतें गीत गाने लगी थी। मैं विवाह में नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़का और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यहाँ पर दादी माँ कह रही है कि क्या लड़के से पर्दा, ये सब तो एक जैसे ही होते हैं। इसके बाद है, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर ओढ़कर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल गया तो निकल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी ना रुक सकी और भांडा फोड़ हो गया। पर एक नियम होता है गांव में जब शादी होती है कि कोई भी शादी के समय पुरुष घर पे नहीं रुकता, औरतें ही रुकती है। और परंतु लेखक की तबीयत खराब होने के कारण ये वहाँ पे रुके और वहाँ पे इनकी दादी माँ ने इन्हें चादर ओढ़ के लेटा दिया कि आप लेटे रहो, हाँ मैं अपने आप संभाल लूँगी। परंतु इन्होंने भांडा फोड़ दिया। इसके बाद देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या क्यों लगाती है। सुबह रास्ते में डाबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी,
मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। प्रस्तुत किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हमारी दादी की छाया में खड़े हो जाते हैं तब मैदान मिल जाता है। यहाँ पे कहते हैं कि कैसे उनकी चादर खींच ली गई, उनके साथ क्या किया गया, और वो भाग के अपनी दादी के पास खड़े हो गए। और अगर कोई अपनी दादी के पास खड़ा हो जाता तो उन्हें अलग सा एहसास होने लगता है। स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ ने एक एक बात आज ऐसी कैसी मालूम होती है, परिस्थितियों का वचन। हाँ, इस पैराग्राफ में क्या बताते हैं कभी, इसमें कहते हैं कि क्या होता है इसमें, फिर अब कहते हैं कि अब दादी माँ नहीं है तो अब क्या होता है, दादी माँ की क्या दादी माँ करती थी, आजकल हम नौकरी के चक्कर में कैसे पड़ गए कि हम उस सब को याद ही नहीं कर पाते। दादी माँ गीली धोती पहने कैसे गाते थे संग दुख में देखा करते थे। तो यहाँ पे ये है। इसके बाद क्या है पूछ, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया है, चल चल धोती तो बांध लो, बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वह मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चरा भी ही है। बाबू बोला, रुपया तो कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वह रोने रोने से हो गए। यहाँ पे कह रहे हैं कि पिताजी की हालत का वो जिक्र कर रहे हैं कि पिताजी कैसे हो गए। और उसके बाद दादी माँ की भी उन्होंने बात की। रोता क्यों है रे दादी बारे, उसका माथा चलाते हुए कहा। मैं अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा का ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला जब भर आया तो मैंने इसे पहन लिया। इन्हें सहेज कर रखती आयु आयु यह उनके वंश की निशानी है। उन्हें आंसू पोंछ कर कहा, और पुराने लोग आगा पीछे सब सोच लेते हैं थे बेटा। यहाँ पे दादी माँ उन्हें बता रही है कि पुराने लोग कैसे सोच लेते थे, और उनका कंगन जो उनके दादाजी ने उन्हें दिया था वो उन्हें दे देती है। जा बेटा तो इससे अपना सब कुछ कर ले जो तुझे करना है। सचमुच मुझे दादी माँ की सब भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ा आया है। पास में लंबे खजूर पे पेड़ से उतर कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे फैलाए मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चिट्ठी सी कटार उंगली हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठा है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही है। इसके बाद वो बताते हैं कि दादी माँ की मौत हो जाती है, दादी माँ नहीं रही, और उसके बाद वो अपनी अपनी बात बताते हैं कि जब उन्होंने आँख खोली तो उनके पास क्या है। शिव प्रसाद सिंह जी ने इसे लिखा है। बहुत अच्छी कहानी है। इसका हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन किन बातों का याद आ गई। तो उन्हें ये याद आ गई कि जब उन्हें बुखार था तो उन्होंने उनके साथ दादी माँ ने क्या किया। विवाह वाली बात उन्हें याद आ गई। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई, क्योंकि वो इसलिए हो गई क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए उनका आर्थिक स्थिति खराब होगी। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा, तो अब आपको अपने अनुभव से लिखना है कि आपको कौन सा अच्छा लगा। तो हमारा पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारत। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी सब जो भी कठिनाइयाँ वो वहीं पे पूरी करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।